नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पांचवी विधानसभा का पहला सेशन मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इस बार के सेशन में जहां कई दिग्गजों की कमी खलेगी, तो वहीं पीठ पर पहली बार महिला अध्यक्ष मौजूद होंगी। मंगलवार से शुरू होने जा रहा धामी सरकार का पहला विधानसभा सेशन कई मामलों में अलग होगा। पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल इस बार ट्रेजरी बेंच में बैठेंगे और बतौर संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभालेंगे। तो पहली बार विधानसभा की पीठ पर महिला विधायक ऋतु खंडूरी नजर आएंगी। वहीं सत्र में हरक सिंह रावत, काजी निजामुद्दीन, करण महाराज जैसे तेज तर्रार नेता नहीं रहेंगे। साथ ही सबसे अधिक सवाल लगाने वाला देशराज कर्णवाल भी इस बार नजर नहीं आएंगे। जैसे जिन माननीय विधायकों की आपने चर्चा की वो नहीं है। अब ये चूंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार भी करते हैं। कुछ लोग चुनाव लड़े, कुछ लोग चुनाव लड़के शायद नहीं आ पा रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का अफसोस भी है। 3 दिन विधानसभा सेशन में पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लेखानुदान को सदन में रखा जाएगा। तीसरे दिन यानी 31 मार्च को चर्चा के साथ ही बजट पारित कर दिया जाएगा। ऐसा है, आज हमारी कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो 22-23 का लेखानुदान है उसकी वो पेश पटल पर रखा जाएगा। बहरहाल लेखानुदान के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण इस सेशन का महत्वपूर्ण आकर्षण होगा। अभिभाषण से सरकार के अगले 5 सालों का विजन तो पता चलेगा ही, साथ ही राज्य के विकास का रोड मैप भी स्पष्ट हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो पाया है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री आज शाम तक मंत्रियों को उनके विभाग बांट देंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक कई मंत्री अपने पसंदीदा विभागों को लेकर संवेदनशील हैं। वहीं सीएम धामी विभागों के बंटवारे को लेकर किसी दबाव में आने के मूड में नहीं है। खबर है कि सीएम मंत्रियों के तजुर्बे, उनकी पुरानी परफॉर्मेंस और बीजेपी आला कमान से सलाह मशविरा करने के बाद ही विभागों को फाइनल कर रहे हैं। देखिए, हम तो संतोषी आदमी हैं। मुख्यमंत्री जी जो देंगे, सिर्फ मेरी प्रायोरिटी सैनिक कल्याण मंत्रालय है। जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सैनिक हमको पूरा करना, मैंने इसके लिए उनसे कहा है। बाकी जो मुख्यमंत्री जी देंगे हम काम करेंगे और कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। 2024 में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने सेंट्रल केंद्र में लानी है, उसके लिए काम करेंगे। देखिए, मुझे 43 साल की उम्र में केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि 43 साल की उम्र में मुझे कैबिनेट में जगह मिली है। उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला है। जो मेरे दादाजी ने इस प्रदेश की सेवा करी थी, मेरे पिताजी ने करी है। आज मुझको वो मौका मिला है। तो पोर्टफोलियो मुझे मैटर नहीं करता। जो भी पोर्टफोलियो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे लिए ठीक समझेंगे वो मुझको देंगे और मैं पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उस पर काम करूंगा और उत्तराखंड की सेवा करने में। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर अब से थोड़ी देर में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई है, जिसमें सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो नहीं पाया है। वहीं अभी तक कांग्रेस भी अपना नेता नहीं चुन पाई है। इन सब के बीच कल से सत्र शुरू होना है और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सेशन को लेकर आज कार्यमंत्रणा की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस नदारद रही क्योंकि कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष को तय नहीं कर पाई है। वहीं मीटिंग में बीएसपी के लक्सर से विधायक मोहम्मद शहजाद शामिल हुए। नतीजा ये रहा कि मुख्य विपक्षी दल की गैर मौजूदगी में ही सेशन के लिए पहले दिन का एजेंडा पास कर दिया गया। क्या विषय सदन में रखा जाएगा, इस पर चर्चा होनी है और अच्छा रहेगा, सत्र अच्छा रहेगा। जैसे बसपा पहले से आक्रामक रही है, भले ही हम संख्या 2 हैं लेकिन उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे। देहरादून में आज शाम हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका। बैठक में नेता विपक्ष को चुनने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया है।
अब सोनिया गांधी नेता विपक्ष पर फैसला लेंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि जल्द ही नेता विपक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। एक मत से ये फैसला किया है कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को विधानसभा में कौन लीड करे, उसके लिए माननीय सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनको ऑथराइज किया गया है और उसमें सभी की, हमारे सभी सीनियर और जो नए साथी हैं उनकी ये सहमति के साथ ये फैसला किया गया। देहरादून में कल से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले आज यज्ञ करवाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में ऋतु खंडूरी समेत विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा सकूं, इसलिए यज्ञ करवाया गया। कोई भी बढ़िया और सुंदर हो और अच्छी हो। कि ऐसा है कि कोई भी कार्य करने से पहले आप जानते हैं हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं और मेरी तो पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन जो है वो शुरुआत ही मैंने यज्ञ के माध्यम से की थी, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है। तो मैं चाहती थी कि जो हमारे विधानसभा के कर्मचारी हैं उनके साथ बैठकर पूजा अर्चना करूं और एक यज्ञ करूं तो और आशीर्वाद लूं कि हम अपने सदन को अगले 5 साल अच्छे से चला सकें। विधानसभा सत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा रहने वाला है। विधानसभा के चारों ओर धारा 144 लागू रहेगी। कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। सरकार की पहली विधानसभा सत्र के लिए करीब 500 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही बड़े वाहनों पर भी दिन में प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए अलग से भी फोर्स रिजर्व रखी गई है। हमारे बैरियर्स अभी इस्टेब्लिश हमने कर दिए हैं, तो बैरियर्स के अलावा जो हमारा फोर्स वहां पर लगाया जाता है वो फोर्स लगा दिया गया है। जो फोर्स हमें बाहर से मिलना था वो भी हमको अलॉट कर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स लगा दिया गया है। लगभग 3 कंपनी पीएसी और लगभग 500 के करीब कांस्टेबल्स और अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। धामी सरकार के मंत्रियों को विधानसभा में कक्ष भी आवंटित कर दिए गए हैं। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूजा अर्चना कर कार्यालय में प्रवेश किया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सौरभ बहुगुणा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और पूजा पाठ के बाद वो अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं। देखिए, मैं अपने कुलदेवी को प्रणाम कर रहा हूँ, माँ गंगे को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने भगवान श्री को प्रणाम कर रहा हूँ और हम जो भी शुभ कार्य करते हैं पहले अपने भगवान को उनकी आराधना करके हम शुभारंभ करते हैं। इस प्रकार से कल सत्र भी है, तो आज हमने यहाँ अपना काम अब प्रारंभ कर दिया है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं पहले अपने भगवान को, इष्ट देवों को याद किया जाता है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पूजा की है, यहाँ पर अपने ऑफिस की करी है और भगवान से यही प्रार्थना करी है कि सद्बुद्धि दे, काम करने की क्षमता दे, इच्छा शक्ति हमारी अच्छी रहे और उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, उत्तराखंड आगे बढ़े। बस यही इतनी प्रार्थना करते हुए आज शुभारंभ किया ऑफिस का। इधर प्रदेश में बीएसपी के 2 सीट आने के बाद से ही बांछें खिली हुई हैं। बीएसपी ने उत्तराखंड में जहां 2 प्रभारी बना दिए हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी अब युवा चेहरे आदित्य बिरजवाल को सौंप दी गई है। गया चरण दिनकर को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है और साथ ही नरेश गौतम भी उत्तराखंड का प्रभार देखेंगे। देहरादून में सोमवार को दोनों प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावों के बाद पहली समीक्षा बैठक की, जिसमें 2024 चुनाव के साथ ही संगठन को मजबूत करने की रूपरेखा तैयार की। इसलिए आम जनता के बीच में भी ये संदेश गया कि या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसमें मीडिया का भी रोल रहा और इसलिए ऐसे माहौल में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें तो जीती हैं, लेकिन और तमाम सीटों पर सेकंड पोजीशन पर आए हैं, अच्छा वोट मिला। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे युवा पर इस प्रदेश की कमान सौंपने का काम किया और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पहले से भी बहुत मजबूत स्थिति में थी। नैनीताल में उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी हार की समीक्षा की। इस चुनाव में करारी हार और पार्टी सिंबल फ्रीज होने पर पार्टी अब गहन चिंतन बैठक करेगी।
यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि जिलों में जाकर हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही संगठन को मजबूती के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर यूकेडी फिर से आंदोलन खड़ा करेगी। आयोग की कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद ही आपको मान्यता मिलती है, वो शर्त हम लोग पूरी नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्होंने उसको अभी फ्रीज किया है, रिजर्व किया है। आने वाले समय में वो चुनाव चिन्ह भी हमको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन समीक्षा बैठकों में भी हम अभी से ये तय करेंगे कि किन किन इश्यूज़ पर हमको लड़ना है और किस तरह से लड़ना है, ताकि जनता में ये सारा संदेश अच्छी तरह से जाए। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं की आपसी रार सतह पर आती हुई दिखाई दे रही है। कभी प्रीतम सिंह बयान दे रहे हैं तो कभी रणजीत रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल, और इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बीच बीच में अपनी सोशल मीडिया में लिखी गई पोस्ट के जरिए माहौल को गर्मा देते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायकों की स्थिति काफी ज्यादा सहज है। इससे कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने बड़े नेताओं को सुझाव दिया है कि वो बंद कमरे के भीतर पार्टी की हार को लेकर आत्ममंथन करें। हार हुई है तो इसलिए मन तो दुखी है। अभी मेरे ख्याल से कोई भी कुछ भी कहे तो उससे बेहतर यह है कि हम लोग आपस में बैठ के बंद कमरे में, चाहे एक हफ्ते के लिए ताला लगा दिया जाए बाहर से, लेकिन अपने सारे जो मन मिटाव है उसको खत्म करके बाहर निकले। देहरादून में आज कांग्रेस की महिला मोर्चा ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हार के बाद पहली बार कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी के कई नेता शामिल हुए। देखिए, रिजल्ट से जनता की लड़ाई लड़ना हम लोग नहीं छोड़ सकते, पर सरकार ने जैसे ही रिजल्ट उनके पक्ष में आया उसके बाद उन्होंने जनता के खिलाफ काम करना शुरू करा। अगर उनके पक्ष में रिजल्ट था तो उनको जनता की पॉकेट के बारे में सोचना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो पिछले 5-6 दिन में पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ गया है, रसोई गैस का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया, सब्जियां आसमान छू रही, आज सुबह बढ़ रही है, किताब कॉफियों पे भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया, वो भी उन्होंने महंगा कर दिया। तो जनता की लड़ाई लड़ना हमारा काम है, हम उस काम को कर रहे हैं। यूपी वाले बुलडोजर की गर्जना इन दिनों हल्द्वानी में भी सुनाई दे रही है, लेकिन इस बुलडोजर को लेकर बीजेपी शासित नगर निगम और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी नगर निगम का ये बुलडोजर इन दिनों शहर के चौक चौराहों और बाजारों में खूब गरज रहा है और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर रहा है। आज मंडी से लेकर 3 पानी तक का जो क्षेत्र है वह कवर किया जा रहा है। दोनों तरफ जितनी भी दुकानें हैं उनको जो दुकानों का निश्चित साइज है, जितने उनके नक्शे पास हैं, जितना उनका एरिया है, उसी के अनुरूप लाया जा रहा है। यदि नक्शे से अतिरिक्त किसी के द्वारा कच्चा निर्माण किया जा रहा है तो उसको मौके पर ही हटा दिया जा रहा है और जो पक्का निर्माण है उसके लिए नोटिस देने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। चुनाव के बाद शहर में चल रहे नगर निगम के इस बुलडोजर की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस को निगम की एक कार्रवाई रास नहीं आ रही। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक तो इसे बदले की कार्रवाई तक करार दे रहे हैं। अब ऐसी सफाई अगर आपको करनी थी और इतने अगर आप मॉरल स्टैंडिंग के व्यक्ति थे तो आपको चुनाव से पहले 1 महीने पहले ये करते तो हम भी कहते कि नहीं, अच्छी बात है। आज जो ये करा जा रहा है ये गरीबों को ऐसे समय में जब आर्थिक संकट चरम पर है, परेशान करने के अलावा कोई चीज नहीं। दरअसल हल्द्वानी में बीजेपी के मेयर जोगेंद्र रौतेला को ही विधायक का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस की कद्दावर नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदय के बेटे सुमित से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस निगम की कार्रवाई के बहाने मेयर को घेर रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। 30,000 करोड़ के घाटे में चल रहा यूपीसीएल अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। विभाग अपने कर्मचारियों को लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल बांटेगा। क्लास 1 से क्लास 3 तक के कर्मचारियों को तोहफा दिया जाएगा, जिसमें 15,000 से लेकर 40,000 तक की कीमत के टैबलेट और मोबाइल दिए जाएंगे। जेई और अकाउंटेंट को 55,000 के लैपटॉप दिए जाएंगे, जबकि इन पर हर महीने आने वाला खर्च भी विभाग ही वहन करेगा। और अब खबर किच्छा से, जहां पर नगला मार्ग पर 2 कारों के बीच भिड़ंत हो गई।
हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों के अलावा दूसरी कार का ड्राइवर भी घायल हो गया। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतकों के शव कार में ही फंस गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कटर की मदद से गाड़ी काटकर शव को बाहर निकाला। उधर बाजपुर में तेंदुओं की आबादी वाले इलाके में धमकने से लोगों में दहशत का माहौल है। ये ताज़ा मामला बाजपुर के लुधपुरा गांव का है, जहां पर एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर लिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ पेड़ पर बैठा हुआ है और लोगों को देखकर पेड़ के नीचे उतरने की कोशिश करता है और छलांग मारकर गन्ने के खेत की तरफ चला जाता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।